सो क्लास कम ऑन द बोर्ड। भाई सभी बच्चे देखिए भाई, अब भाई आवाज बंद कर लो। कनिष्का देखो, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने अब तक इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को ना दो बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें करवाई हैं। एक आप लोगों को मैंने करवाया पोटेशियम डाइक्रोमेट, एक करवाया पोटेशियम परमैंगनेट। हमने इन दोनों स्पेशल कंपाउंड्स की प्रिपरेशंस भी करी है और इनकी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी करी है, अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो। पहले हमने पोटेशियम डाइक्रोमेट की प्रिपरेशंस का तरीका समझा था, याद आ रहा है? वो आयरन की क्रोमाइट और थी, पढ़ा था कुछ ऐसा। फिर हमने इसका ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी थी 4। फिर हमने इसकी प्रिपरेशन पढ़ी थी पोटेशियम परमैंगनेट की लास्ट क्लास के अंदर ही। और फिर हमने इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ी थी। ये सबसे जरूरी चीज हम पढ़ चुके हैं बच्चों इस चैप्टर की। ये लगा लीजिए, मैंने आपको चैप्टर बाद से शुरू करवाया था और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले डिस्कस करी है। अब उसके बाद में चैप्टर की शुरुआत में आ जाता हूं और मैं आप लोगों को सिखाता हूं ये पीरियोडिक टेबल। ये पीरियोडिक टेबल अगर आप लास्ट क्लास आए तो आपको पता होगा कि हमने पीरियोडिक टेबल को किस आधार पे क्लासिफाई किया। वी क्लासिफाई द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस दैट उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर जा रहा है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो वी फॉर्म अ ब्लॉक, इनमें एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया। लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा था तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स ना, कुछ ऐसे था कि नहीं। और लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में जा रहा था, दे आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फैमिलीज इन द पीरियोडिक टेबल ना, एस ब्लॉक फैमिली, पी ब्लॉक फैमिली, डी ब्लॉक फैमिली एंड एफ ब्लॉक फैमिली। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द डी ब्लॉक फैमिली एंड द एफ ब्लॉक फैमिली ना। अब चलो शुरू करते हैं। देखिए, जो सबसे पहली चीज आप लोगों को पढ़ानी है वो ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं। कौन बच्चा बताएगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स, इनको आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल देते हैं। अच्छा मुझे बताओ, स्कैंडियम 21वें नंबर पे आता है ना, और 22वें नंबर पे आप लोगों का स्कैंडियम है, फिर सॉरी 21वें पे है, फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। देखिए, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे बहुत स्मार्टली। स्मार्टली कैसे कि हम सब कुछ पढ़ाई करेंगे 3D के जरिए। 3D सीरीज, ये जो 3D सीरीज है ना, वाला 3D नहीं, ये वाला 3D। हम सारी की सारी जो डी ब्लॉक को है ना समझेंगे इस 3D सीरीज के जरिए। लेकिन जो चीजें 3D सीरीज के लिए एप्लीकेबल होंगी वो लगभग 4D और 5D के लिए भी एप्लीकेबल होंगी। वाई वी डोंट टॉक अबाउट द 6D सीरीज, क्योंकि 6D सीरीज में एलिमेंट्स अभी नहीं है ना, मतलब इधर सारे एलिमेंट्स फिलअप नहीं है, तो हम इनकी डिस्कशन करते नहीं है। कहीं ना कहीं हम सिर्फ इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे 3D सीरीज के एलिमेंट्स को, 4D सीरीज के एलिमेंट्स को और 5D सीरीज के एलिमेंट्स को। लेकिन मैं जब समझाऊंगा तुम्हें 3D सीरीज, तो इट इज again applicable to the 4D series and the 5D series elements. Get my point? What is 3D series? Scandium, titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc. इसका मतलब ये कि अगर आप लोग जानते हैं कि 3D1 है तो इसके नीचे वाला 4D1 होगा, इसके नीचे वाला 5D1 होगा, बीच में जाके 3D5 होगा, तो ध्यान रखना ये 4D5 होगा, ये 5D5 होगा। अरे नहीं आ रहा समझ में सर, वो 3D10 होगा तो 4D10 होगा, ये 5D10 होगा। सर अगर एक 3D सीरीज में ऐसा होता है तो वैसा ही 4D में भी चल रहा होगा और वैसा ही 5D में। तो थोड़ा सा एनालॉगी लगानी है आप लोगों को कि जैसा एक में हो रहा है वैसे दूसरे में और वैसा ही तीसरे में चल रहा होगा। सचिन क्लियर है यहाँ तक की बात? तो मुझे बताओ जरा किस तरीके से बात हम किस पे करने वाले हैं। सो मेरे को लगता है कि यार इसका कॉन्फ़िगरेशन सबको आता होगा, है ना? कौन बच्चा मुझे बताएगा? सारे सबको ही आता होगा यार। ये तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में मैंने आप लोगों को इसके ऊपर काम करवाया है ना? तो बताओ क्या आंसर आएगा? हेलो, हाँ चलेगी। 4s2 3d1। ओ भाई प्लीज, 18 तक इलेक्ट्रॉन गए ऑर्गन में, उसके बाद 2 गए 4s में, 1 गया 3d में। ठीक है, फिर बताओ जरा ये वाला ऑर्गन 4s2, ये वाला वैसे ये होना चाहिए, वैसे ये होना चाहिए, बट देयर इज अ एक्सेप्शन हियर कि ये अपने आप को हाफ फिल्ड करने के लिए, बिकॉज डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 10। फुलफिल्ड 10 पे होता है, हाफ फिल्ड 5 पे होता है। आपको पता है फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। कोई भी ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल तब होता है वो फुलफिल्ड हो। फिर सेकंड नंबर पे स्टेबल कब होता है? जब हाफ फिल्ड, वो फिर पार्शियली फिल्ड में आता है। तो मुझे तुम बताओ वो अपने आप को D5 करने के लिए क्या करता है? क्योंकि इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स ये शिफ्टिंग कर सकते हैं। बस स्टेबिलिटी, देखो जब भी मैं बात करूंगी ना एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, इसका मतलब ये है कि स्टेबिलिटी का भी ज्यादा अंतर नहीं होता। इलेक्ट्रॉन इसमें रहे उसमें रहे, लगभग बात एक ही रहती है। तो क्या होता है जरा बताओगे? तो 4s1 और 3d5। अरे समझ में आया, चलो बोलो। लेकिन अगला वाला वैसे ही क्या होना चाहिए था? जैसे ऊपर वाला 4s2 3d4 तो नीचे वाला 4s2 3d5। ईशाब, निखिल,
फर्स्ट टर्म में नंबर नहीं आएंगे, मैं पक्का बता रहा हूँ। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा आ जाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि नहीं आएंगे, और एहसास फर्स्ट टर्म ही करवा देगा। उसके बाद 4:3D7, 4:3D8, this is 4:3D9, but to make a complete configuration this is 4:3D10। आगे चल के इस कॉपर के बारे में बड़ी चर्चा करनी है, हमें बड़ी चर्चा करनी है कॉपर +1 की, कॉपर +2 की, और बड़ा ही बेहतरीन एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में निकल के आता है यहाँ से भी। इसे ध्यान से सुन लो सारा, मतलब ये चैप्टर में बता रहा हूँ, बच्चों को लगता है कि इनऑर्गेनिक चैप्टर है, रटना पड़ेगा, डी ब्लॉक चैप्टर बड़ा बेकार सा है। आप इसको पढ़ो, उतना इंटरेस्ट डेवलप होता जाएगा जितना इसके अंदर जाएंगे, ध्यान से। लेकिन शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, आप लोगों को पता लग रहा हो कि एलिमेंट्स क्या है, उसके बाद तुम देखना मजा आएगा डी ब्लॉक पढ़ने में, ये मैं गारंटी से कह रहा हूँ। और बताओ कितना आएगा? ऑर्गन, ये कौन है बोलो? 4:3D10। So there are just two exceptions at the chromium and the copper. जल्दी आओ भाई। There are two exceptions. आजा 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 आजा, ये रही, बच के जाइए बस से। चलो क्लास, नंदनी यहाँ बैठ जाओ, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा देर बीच में आ जाओ, ऐसे पीछे जाने की जरूरत नहीं है, जगह खाली है तो बैठो ना। क्या हो गया आशुतोष? बस नहीं आ रही? कैसे आए हो नंदनी? बस नहीं आ रही? इलेक्ट्रिक रिक्शे से आ जाओ कुछ दिन। राजीव नगर का तो लफड़ा है थोड़ा सा यार, उधर तो कुछ ज्यादा ही पानी हो गया है। मुझे तो पता ही नहीं कि कितने गहरे गड्ढे में जाने वाले हैं। ओ भाई, अरे बस कोई नहीं, वो हो जाएगा जल्दी, इतना ऐसा लंबा नहीं चलेगा। देखो अगर किसी दिन बिल्कुल ही मुश्किल है आप आना आप लोगों के लिए, सो इसीलिए आपको वीडियो का एक ऑप्शन रहता है हमेशा ना, कि अगर आप नहीं आ पा रहे तो आप वीडियो से कवर कर सकते हैं घर पे। और वीडियो में ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आएगा, बिल्कुल कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती वीडियो में। अगर माइक से बनाएंगे वीडियो तो आपकी कोई शोर नहीं आता, जो बच्चे वीडियो देखते हैं। अगर आप माइक लगा हुआ है ना, सिर्फ मेरी आवाज आएगी, आपकी नहीं आती उसमें आवाज, बहुत माइनर कोई आवाज आए तो आए, नहीं तो नहीं आएगी। मैं बोल रहा हूं तो सिर्फ मेरी आवाज आएगी, आप चाहे पीछे कितना मर्जी शोर करो, ठीक है। सो इन एनी केस आप नहीं आ पा रहे हो तो आप वीडियो से कवर कर लीजिए, आप आ रहे हो तो बहुत बढ़िया। चलो सुनो, तो मैंने भैया ये 10 एलिमेंट्स लगा दिए, और इन 10 एलिमेंट्स की मैंने आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया बोर्ड पे, दिखता है जस्मिन? दो जगह पे कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव है, एक्सेप्शंस हैं 24 पे और 29 पे, क्योंकि वो 3D4 और 3D9 बनने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपने आपको फुलफिल्ड और हाफ फिल्ड करने के लिए ऐसा करा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार भी लगा दिया। किसी को प्रॉब्लम है? अब एक बड़ी जरूरी बात है, पीरियोडिक टेबल के अंदर ना इस पूरे के पूरे जो डी ब्लॉक के परिवार को ना ट्रांजिशन एलिमेंट्स नाम दिया गया, एक नया नाम दिया गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेटर में पढ़ेंगे इनको क्यों ट्रांजिशन बोलते हैं। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला गया, इनको नाम दिया एक नया नाम, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। लेकिन इसमें जिंक, कैडमियम और मरकरी को ट्रांजिशन एलिमेंट का दर्जा नहीं दिया गया। सबको दर्जा दिया गया, लेकिन कहा कि ये तीन नहीं है भाई, जिंक, कैडमियम और मरकरी। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कोई बच्चा मुझे डेफिनेशन बता सकता है होती क्या? इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होता है, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होना जरूरी है उनकी ग्राउंड स्टेट में। और कोई बच्चा? तो ये तो कॉपर भी नहीं होना चाहिए, तो 4s1 वो तो जिंक 2+ की भी होती है। देखिए ट्रांजिशन बताइए किसे कहा गया, अगर वैसे जाना चाहते तो ऐसे एलिमेंट्स, हाँ देखो ऐसे एलिमेंट जिनकी एक से ज्यादा कोई आयन का अनफिल्ड डी ऑर्बिटल हो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन्हें कहा गया, एनसीईआरटी में डेफिनेशन भी नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन्हें कहा गया दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव वन और मोर स्टेबल अनफिल्ड डी ऑर्बिटल्स आयंस, मतलब जिनके पास में कोई भी स्टेबल आयन हो और उसका अनफिल्ड हो डी ऑर्बिटल। कैसा ऑर्बिटल अनफिल्ड हो? डी। जैसे कि आप बात करो जिंक है, अब जिंक तो 30 नंबर पे होता है, अब 30 का कॉन्फ़िगरेशन होता है ऑर्गन 4:3D10। पता है सिर्फ एक ही आयन बनाता है स्टेबल, वो है जिंक 2+, और जिंक 2+ पे बोलो क्या बनता होगा बच्चों? 3D10। तो जो ये आयन बना रहा है वो फुलफिल्ड है। कैसा है बोलो? फुलफिल्ड है। समझो मेरी बात को, है ना, फुलफिल्ड है ये। अब समझो मेरी बात को, यहाँ पर जिंक 2+ फुलफिल्ड होगा, लेकिन बाकी जो होते हैं जैसे कि मैग्नीज है, अब मैग्नीज ने अगर 2+ बनाया तो, क्योंकि मैग्नीज तो बच्चों कौन है? मैग्नीज तो बच्चों कौन है?
ऑर्गन 4s2 3d5। अगर ये बनाएगा 2 + b ना, तो भी ये 3d5 होगा, जो कि d वाला फुलफिल्ड नहीं है, हाफ फिल्ड है। किसी के पास 3d6 है, किसी के पास 3d7 है, किसी के पास 3d8 है, कोई भी फुलफिल्ड नहीं है। तो वैसे तो एनसीईआरटी बहुत शॉर्ट में एक बात करती है, कोई भी ऐसे एटम्स जिनका d ऑर्बिटल फुलफिल्ड है वो ट्रांजिशंस एलिमेंट्स की काउंटिंग में नहीं आएंगे, बिकॉज वो जनरली रिएक्ट नहीं करते वैसे जैसे बाकी सब रिएक्ट करते हैं, क्योंकि जो फुलफिल्ड हो गया वो ज्यादा रिएक्टिव, अरे जो फुलफिल्ड हो गया वो क्यों किससे रिएक्ट करेगा? व्हाई यू पुट ऑल द इनर्ट एलिमेंट्स, व्हाई यू पुट ऑल द मतलब जो हमारे नोबल गैसेस थी उनको अलग से क्यों फेंक दिया गया भाई? क्यों उनको अलग से बैठाया गया भाई? उनके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है, क्योंकि वो किससे भी रिएक्ट, क्योंकि फुलफिल्ड बैठे हुए ना भाई। तो इस पूरे के पूरे डी ब्लॉक में ही थोड़ा अलग बिहेव करते हैं, ज्यादा किसी से मिलते जुलते नहीं है, बिकॉज उनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? फुलफिल्ड। दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। इस चैप्टर का सबसे पहला थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है, व्हाई जिंक इज नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट? व्हाई जिंक, कैडमियम, मरकरी इज नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स? अब मैं तुम्हें जब चैप्टर पढ़ाना शुरू करूंगा, मैं तुम्हें लगभग 15 से 20, ये 18 भी हो सकते हैं, 19 भी हो सकते हैं, 15 से 20 क्वेश्चंस कराऊंगा थ्योरेटिकल। और आपको 15 से 20 क्वेश्चंस अगर अच्छे से आते होंगे ना, तो समझिएगा चैप्टर डी ब्लॉक आता है। और उसके बाद KMNO4, K2 CR207 वो अलग है, ठीक है? उन दोनों से अलग बता रहा हूं। 15 से 20 क्वेश्चन, मैक्सिमम 20 मान लो। हर बार वो बनती रेंज 18 की, कभी 19 की है, वो डिपेंड की क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करा गया है। तो पहला क्वेश्चन बोलो क्या बन रहा है? क्वेश्चन नंबर 1, मैं नंबर भी लिखूंगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? व्हाई जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स? क्यों इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसिडर नहीं किया गया? बोलो क्या आंसर लिखोगे? सिंस दे हैव अ कंप्लीट डी ऑर्बिटल, सिंस दे हैव अ कंप्लीट फुलफिल्ड डी ऑर्बिटल, दैट्स व्हाई दे आर नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। बस यही रीजन लिखना आप लोगों को। सिंस दीज एलिमेंट्स हैव completely filled d orbital, that's why they are not considered as ट्रांजिशन एलिमेंट। ओ भाई नहीं आया समझ में? अच्छा, इनके अलावा अगर आप देखोगे तो ग्राउंड स्टेट में किसी का भी नहीं होगा। कॉपर भी जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है उस तरीके से 3D9, क्योंकि वो एक्साइट करके ऐसा करता है। ग्राउंड में नहीं होता, ग्राउंड में 3D9 ही होता है। तो तुम मुझे सब बच्चे बताओ, जिंक, कैडमियम और मरकरी, फिर तीन चीजें क्यों आ रही है भाई? जैसे कि पहली वाली सीरीज का लास्ट एलिमेंट कौन है? बोलो जिंक। इस वाली सीरीज का लास्ट बोलो कौन है? कैडमियम। इस वाली सीरीज का लास्ट बोलो कौन है? मरकरी। तो भैया बड़ी सिंपल सी बात है, जिंक, कैडमियम और मरकरी का ही जो डी ब्लॉक में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D10 होगा, और D10 होने के कारण ये उतना ज्यादा ओरो की तरह रिएक्टिव नहीं होंगे, तो इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स का दर्जा नहीं मिला। तो पहली चीज जो आपको पढ़नी में दिखाना, पहली चीज जो आपको क्वेश्चन दिया होगा, शायद मैंने भी, वो क्या दिया हुआ है? ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट जिंक इज नॉट? किस ग्राउंड पर आप ये कहोगे कि स्कैंडियम तो ट्रांजिशन एलिमेंट है बट जिंक नहीं है? तो क्या बोलोगे? बोलो अब इसका जवाब कैसे दोगे? सिंस स्कैंडियम हैज अ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, 3D1 होता है ना, सिंस जिंक हैज अ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल एंड जिंक, मैंने गलत बोल दिया क्या? सिंस स्कैंडियम हैज अ पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल एंड जिंक हैज अ fully filled d orbitals, तो जिंक इज नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रांजिशन एलिमेंट बट स्कैंडियम कंसीडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। नहीं है बस में? तो ट्रांजिशन एलिमेंट किन्हें कहा गया? सुन लीजिए ओए क्लास प्लीज, कौन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स? बस इतना ही समझ लो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, those d group elements, those d block elements which have partially filled d orbital। हालांकि ये डेफिनेशन उतनी ज्यादा सटीक नहीं होती है, आपके लेवल पे यही पढ़ाते हैं आप लोगों को, लेकिन हाँ देखो ये मतलब एक्चुअली मैं बताता हूँ जो एक्चुअल डेफिनेशन है ट्रांजिशन की ना, वो क्या होती है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स उनको कहा जाता है जो एक से ज्यादा ऐसे आयंस बना रहे हो जिसमें अनफिल्ड डी ऑर्बिटल है, तो उनको बोलते हैं बेसिकली हम ट्रांजिशन। लेकिन आपके एनसीईआरटी लेवल पे ना इसी को पढ़ाते हैं और इसी को ही कराते हैं, वो ज्यादा डिस्कशन में है नहीं, तो ज्यादा जाना भी नहीं, ट्रांजिशन में ज्यादा जिक्र है नहीं। तो आपको तो ये बोलते हैं स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन बट जिंक, कैडमियम, मरकरी इज नॉट अ ट्रांजिशन। क्यों भाई? जिंक, कैडमियम, मरकरी का कॉन्फ़िगरेशन बोलो कैसा होता है? फुलफिल्ड, और स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल्ड नहीं होता, इसलिए वो कंसीडर होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जल्दी बोलो यार, आसान है ना? चलो ठीक है, अब आ जाओ अगले पेज पे।
बुकलेट के अगले पेज पे आ जाओ, पहले पेज से यही क्वेश्चन निकलता है, बस पहले पेज से यही क्वेश्चन निकलता है। सेकंड पेज पे आ जाओ, यहां पर आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स पे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टी। अब ऐसा काम करो कि हर एक 2-3 बच्चों के पास एक बुकलेट हो फिलहाल, ऐसा जरूर रखो, क्योंकि आप लोगों को बुकलेट से बहुत सारा रीड करना है चैप्टर से। पहले पेज को एक बार देखो जरा, पहला पेज जो बुकलेट का है बच्चों, बुकलेट का पहला पेज देखो। पहले पेज से सब कुछ समझ में आ गया? पहले पेज में क्या है बताओ जरा। मैंने 3D सीरीज बताई है स्कैंडियम से जिंक। 4D सीरीज कहां बताई है? 4D सीरीज बताई है मैंने आपको यट्रिबियम से कैडमियम, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा हमारा लैंथनम से मरकरी हो जाएगा, ठीक है। अब चलो ठीक है, कोई नहीं, मेंबर्स हैं बस ये। अब जरा मेरी बात सुनो भाई, ट्रांजिशन मेटल्स में यहां पर कुछ लिखता है भाई, पहले पढ़ लेते, पहले पेज को निकालो सब बच्चे, ट्रांजिशन मेटल पढ़ो। क्या लिखा हुआ है ट्रांजिशन मेटल के बारे में? अनुराग, किस डेस्क पे बिल्कुल बुकलेट नहीं है, जल्दी बताओ, किस जगह पर बिल्कुल बुकलेट नहीं है? एक भी नहीं है यहां पर। कहां पर बहुत ज्यादा हो रखी है भाई? एक आध दे दो यार इनको, यार पढ़ लेंगे ये भी। कर लो शेयर आज, बस अब इतनी मत दो कि इनके पास सबके पास एक एक हो जाए, तुम लोग परेशान हो रहे हो। एक एक ही दो, पढ़ लेंगे। क्लास प्लीज यार, देखो शोर यार, मेरे को बार बार बोलना ना पड़े। थ्योरेटिकल चैप्टर के अंदर ना आप लोगों को बिल्कुल चुप रहना पड़ेगा, मैं ही बोलूं बस, नहीं तो रिदम बार बार टूटेगी, मजा नहीं आएगा चैप्टर में। ट्रांजिशन मेटल्स में क्या लिखा हुआ है? दे हैव इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स इन इट्स ग्राउंड स्टेट, दैट इज व्हाई जिंक, कैडमियम, मरकरी, ग्रुप 12 आर नॉट कंसिडर्ड एज अ ट्रांजिशन मेटल्स। सो ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक जो है वो बोला गया, एक्सेप्शंस बोली गई, क्रोमियम और मतलब ये बाद में एक्सेप्शन बताई गई है। ट्रांजिशन मेटल डेफिनेशन समझ में आ गई? कौन कौन नहीं है ट्रांजिशन बोलो? जिंक, कैडमियम और, याद रखना अगर आज 5 क्वेश्चन कराऊंगा तो अगली क्लास में 5 क्वेश्चन पूछूंगा। मैंने बोले हैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा लगभग, जितने क्वेश्चन आज हो जाएंगे उतने ही पूछूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। नहीं बता पाओगे पिटाई होगी। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया सब बच्चों को? ठीक है, आगे बढ़ो, नीचे थ्योरी छोड़ो। पहला क्वेश्चन हो गया, ऑन व्हाट ग्राउंड कैन यू से दैट स्कैंडियम इज अ ट्रांजिशन बट जिंक इज नॉट अ? हो जाएगा। चलो अगले पेज पे आओ, अगले पेज पे आओ। अगले पेज पे तुम्हें क्या दिख रहा है जरा बताओ? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। मेरे साथ साथ देखेंगे, मैं वर्ड टू वर्ड रीड करूंगा, आप पढ़ेंगे। They have a high tensile strength, ductility, malleability, high thermal and electrical conductivity and metallic luster। आप बताओ अपने आसपास जो भी तुम वायर यूज करो किसकी बनी हुई है? कॉपर की, एल्यूमिनियम की, सिल्वर की, है ना भाई? अरे इन्हीं चीजों की तो होती है। तो भैया जो भी मटेरियल यूज हो रहे हैं सारे के सारे डी ब्लॉक है। मान लेते हैं कि तुम एल्यूमिनियम नहीं बोलोगे डी ब्लॉक का, लेकिन कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड की भी होती है वायर्स, होती है भाई। तो इन सब मटेरियल, ये सब मटेरियल बोलो कहाँ के? डी के। इनकी मैलिएबिलिटी, इनकी डक्टिलिटी, इनका मेटालिक लस्टर, सब कुछ होता है इनके पास, बोलो होता है कि नहीं होता? तो इन मेटल्स की टेंसाइल स्ट्रेंथ, इन मेटल्स की डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी सब कुछ ज्यादा होता है भाई। ये सबसे ज्यादा प्रैक्टिकली यूज में आते हैं। लोहा, आयरन, वो भी इधर का ही है, बोलो है कि नहीं बताओ जरा? प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर सब कुछ यहीं से है भाई। तो जितने ज्यादा प्रैक्टिकल यूज पे आप मेटल्स दे रहे हो सारे के सारे ये वाले। सोडियम कहाँ इस्तेमाल करते हो घर में? कहीं करते हो? नहीं करते हो सर, है ना? लिथियम, मैग्नीशियम कहाँ यूज करते हो ज्यादातर इस्तेमाल कौन से ब्लॉक होते हैं? बोलो डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज भी आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन है कि जिंक, कैडमियम और मरकरी एंड मैग्नीज हैव वन और मोर मेटालिक स्ट्रक्चर्स एट नॉर्मल टेंपरेचर। अभी जो एक्सेप्शन लिखवा रहा हूं सुनो भाई, देखो जनरली ये ऐसी एक्सेप्शन एग्जाम में नहीं आता, एक्सेप्शन किसी और तरह के एग्जाम में पूछी जाती है, लेकिन ये मैंने क्यों लिख दी है? बिकॉज कहीं ना कहीं छुपी हुई लाइनें एनसीईआरटी के अंदर जो हमने बुकलेट में भी उतारी है भाई, कि कभी बाय चांस वो कुछ बात ऐसी कर ले। तो इन मेटल्स के ना रूम टेम्परेचर पर एक से ज्यादा मेटेलिक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, मतलब इनका ढांचा एक से ज्यादा तरह का देखने को मिलता है। कुछ बताए गए जनरली, मैंने आज तक ये क्वेश्चन आता हुआ नहीं देखा, लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। द ट्रांजिशन, यहाँ पर इंपॉर्टेंट आएगा, वो समझाऊंगा बोर्ड पे, चिंता मत करो। The transition metals except zinc, cadmium and mercury are very hard and have low volatility। कह रहे इन तीनों को छोड़ के बाकी सब हार्ड है। अब सोचेंगे ऐसा क्यों है? Their melting and boiling point are very high। Important line। Their melting and boiling points are very high। In any row, the melting point of these metals rise to a maximum of D5 except for the anomalous value of the manganese and tungsten and fall regularly as the atomic number increases। अब हम रुक जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि ये यहां से हमारा दूसरा क्वेश्चन बनने वाला है। वो क्या कहता है? कहता है किसी भी सीरीज में चले जाओ, स्कैंडियम, सुनना भाई प्लीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ऐसी नीचे वाली सीरीज होगी। यट्रिबियम से बोलो कहां पर? कैडमियम तक, एंड लैंथनम से मरकरी तक होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी सीरीज? ऐसे तीनों सीरीज है, और तीनों सीरीज में आप लोगों को पता है कि बीच में यहां पर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आता है? D1। फिर कौन सा आता है बोलो? 3D2। फिर कौन सा आता है बोलो? 3D3। फिर 3D4 है, वैसे ग्राउंड स्टेट में बाद में 3D5 बन जाता है। 3D5, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9 एंड 3D10। एक बात बड़ी जरूरी रहेगी भाई, सुन लीजिएगा। इन सभी एलिमेंट्स के जब मेल्टिंग पॉइंट को देखा गया
अच्छा ये मेटल्स हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट कैसे देखोगे? मेटल्स कैसे होते हैं? मेटल्स ऐसे होते हैं कि मान लो मेरे पास एक सॉलिड क्रिस्टल है और इसमें एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, ऐसे एटम लगे हुए। भाई समझना है यार, जैसे मान लो मैं कॉपर के क्रिस्टल में हूं तो ये कॉपर का क्रिस्टल ऐसे कॉपर का एटम, कॉपर का एटम, कॉपर का एटम ऐसे करके एक सॉलिड लैटिस में बने हुए हैं इस तरीके से ना। अंदर खोखला मत समझना, पूरा कॉपर का बना हुआ है। या मान लो कि मेरे पास ये कॉपर का बना हुआ है तो एक कॉपर का एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे लाइन से लगे हुए ऊपर नीचे करके बिल्कुल फुल्ली पैक्ड है ना। अब समझना, मेल्ट का मतलब होता है कि आप इसको गर्म करेंगे और गर्म करने पे जब इसके पार्टिकल्स के बीच की बॉन्डिंग टूट जाएगी, अट्रैक्शन टूट जाएगी, सबके सब पिघलने लग जाएंगे, लिक्विड स्टेट में आने लग जाएंगे, इसी को मेल्टिंग बोलते हैं। अब पूरी बात को समझने की कोशिश करना। इन्होंने जब मेल्टिंग पॉइंट ऑब्जर्व करा ना किसी भी ग्रुप में जाके, तो ये एक चीज देखते हैं, क्या देखते हैं कि यहां पर इन्होंने लगाया एटॉमिक नंबर। ध्यान सुनना, ये क्या लगाया इन्होंने? ये सेकंड क्वेश्चन है भाई। मैं किसी भी क्वेश्चन को पढ़ाऊंगा उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ये चैप्टर ऐसे ही करना है हमें, सबसे इजीएस्ट तरीका है, पहले कॉन्सेप्ट समझो उसके बाद क्वेश्चन बना लो। तो ये एटॉमिक नंबर है, यहां पर बोलो कौन आएगा? मेल्टिंग पॉइंट आएगा। इन्होंने किसी भी पीरियड में गए ना, जैसे मान लो 3D सीरीज में गया मैं, फिर नीचे वाली सीरीज कौन सी है भाई सचिन? 4D, उससे नीचे वाली कौन सी है? 5D। इन्होंने जब 3D सीरीज के एलिमेंट्स का मेल्टिंग पॉइंट देखा तो उन्होंने क्या पाया? जो 21वें नंबर पे इसका एटॉमिक नंबर है, इस तरफ एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। स्कैंडियम, स्कैंडियम का मेल्टिंग पॉइंट यहां पर था, इतना था। टाइटेनियम का मेल्टिंग पॉइंट इससे, सॉरी वेनेडियम का मेल्टिंग पॉइंट इससे ज्यादा, टाइटेनियम का इससे ज्यादा था, सॉरी, फिर वेनेडियम का उससे ज्यादा था, फिर क्रोमियम का और ज्यादा था। देयर विल बी सम, मतलब आपको थोड़ा बहुत इसमें दिख सकता है एरर अगर आप देखेंगे तो, लेकिन एक पैटर्न समझना है हमें, एक थीम समझनी है। क्लास इधर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, यार ये क्या चल रहा है? हर्षित, बादल क्या कर रहे हो? जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, लेकिन फिर मिडल तक जाके, हालांकि मैग्नीज थोड़ी सी एक्सेप्शन आए थे, मिडल तक जाके फिर दोबारा से क्या होने लगा बोलो? डिप आने लगा। क्या आने लगा बोलो? डिप। ऐसे समझो मेरी बात को। एंड जिंक तक ये बहुत नीचे हो गया। ऐसा सिर्फ इस सीरीज के लिए नहीं हुआ बच्चों, ऐसा सब सीरीज में हुआ। हमने किसी भी सीरीज का क्या बनाया बोलो? ये तो 3D सीरीज है। हमने जब 4D सीरीज का बनाया तो उसमें भी ऐसे 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 हुआ, मिडिल तक मैक्सिमम हुआ, फिर बोलो क्या हो गया? मेल्टिंग पॉइंट फिर कम हो गया। फिर हमने 4D 5D सीरीज के लिए बनाया, उसमें भी ऐसे 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 ऊपर तक गया। समझो समझो, ऐसे ऐसे ऊपर तक गया और फिर दोबारा बोलो क्या आ गया? नीचे आ गया। ये क्या बताना चाह रहा है समझना पड़ेगा भाई। एक सीरीज बोलो कौन सी है? 3D, एक बोलो कौन सी है? 4D, एक बोलो कौन सी है? 5D। इस पैटर्न से तुम लोग क्या समझे? अभी निखिल कुछ बात बोल रहे हो, बहुत बढ़िया। निखिल क्या बोल रहे हो बताओ? कुछ ऑब्जर्वेशन लिया कि जहां तक वो हाफ फिल्ड होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करता है और फिर दोबारा से जैसे 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने लगते हैं फिर दोबारा से उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाता है। पैटर्न ऑब्जर्व हो गया सब बच्चों को? दैट इन एवरी सीरीज व्हेन वी गो फ्रॉम द 3D1 टू द 3D10 द मेल्टिंग पॉइंट इज रेज्ड फर्स्ट, इट बिकम मैक्सिमम टिल द 3D5, till the D5 हाफ फिल्ड तक मैक्सिमम होता है एंड देन अगेन द मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड लास्ट तक लोवेस्ट हो जाएगा। अब इसके पीछे का मैं आपको कारण समझाता हूं क्या होता है। देखिए मेटल्स के जो एटम्स होते हैं ना, उनके बीच में एक इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होता है, एक दूसरे भी इंटरेक्शन से जुड़े होते हैं। और ये इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन ऐसे होता है कि जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन। बोर्ड पे अच्छे से सुनना मैंने क्या बोला। मैंने बोला कि मेटेलिक क्रिस्टल के अंदर एक एटम दूसरे एटम से एक इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन में बंधा होता है, एक इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन में बंधा होता है। अब जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन किसी के पास होते हैं उतनी बेहतर इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन होती है। जैसे मुझे सब बच्चे बताओ स्कैंडियम के पास कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है? एक। 3D1 है भाई, एक है। एक स्कैंडियम के पास एक, दूसरे स्कैंडियम के पास एक। ये बात सबसे जरूरी जो सुनोगे अब। 3D1 एक, इसके बाद 3D1 एक, एक स्कैंडियम के पास एक अनपेड, इसके पास भी एक अनपेड। कैसे जुड़ेंगे बोलो? ऐसे। अब देखना जरा भाई, ए अनुराग इधर भाई, दक्ष, स्कैंडियम स्कैंडियम की इंटर एटॉमिक इंटरेक्शन कुछ ऐसी है। टाइटेनियम के पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2। इसके पास भी 2, इसके पास भी 2। उनकी कैसी है? मजबूत है या वीक है? अरे मजबूत है या वीक है? अरे स्कैंडियम स्कैंडियम की ऐसी है, टाइटेनियम की ऐसी होगी, 2 से पकड़ लिया। वनेडियम की नहीं समझे, क्रोमियम की कुछ और मैग्नीज की कुछ, आयरन की, आयरन की नलायको, आयरन की ऐसी फिर से 4। ऋतिक रोशन 6 कहां से लाऊं? आयरन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्या 6 के 6 अनपेड हैं? ध्यान से सुनो ना, वो कैसे होते हैं बताओ जरा। ओ भाई साहब 3D6 कैसा होता है? भाई देखो ऐसे बातें करके करोगे मजा नहीं आएगा टॉपिक में। मैंने बोला है सीखना है ना, तो
हर चीज का मैंने लॉजिक बना रखा, आप ध्यान सुनोगे मजा आएगा करने में, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो गए। फिर से इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सर कम होने लगी, 4 अनपेड हो गए। पेड वाला किसी से जुड़ना पसंद नहीं करता, किसको जरूरत है पेयरिंग की, बोलो अनपेड को। तो जैसे ही 3d6 होता है, इसके पास अब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 5 नहीं बचते, कितने बोलो, और 6 नहीं होते, कितने होते बोलो 4। अब 4 4 की 3d7 के पास तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, 3 3, फिर इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन वीक होगी सर। 3d8 के पास 2 2, 3d9 के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है बस, और 3d10 के पास है ही नहीं, बिल्कुल ऐसे जुड़ ही नहीं पा रहा। समझो मेरी बात को, जिसके पास जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन, वो उतनी ज्यादा बेहतर इंटरेक्शन कर रहा है अपने बगल वाले एटम से। कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ, किस इस पूरी सीरीज के अंदर सबसे ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं? एट द मिडल ऑफ द सीरीज। एट द मिडल ऑफ द सीरीज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम. From the starting, the number of unpaired electron gets increasing from 1 2 3 4 5, then again 4 3 2 1 0. नहीं समझे? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बोलो क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे। कहां तक बढ़े? मिडल तक। जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, अरे यार एक के पास एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, दूसरे के पास भी एक, तो वह ऐसे जुड़ा, इसके पास भी 2 अनपेड, उसके पास भी 2, तो वह ऐसे जुड़ा, 3 3 तो ऐसे जुड़ा, 4 4 तो ऐसे जुड़ा, 5 5 तो ऐसे जुड़ा। ज्यादा बेहतरीन इंटरेक्शन कब बनेगी? जब 5 5 से जुड़ेगा। लेकिन जैसे भी 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन फिर से बोलो क्या होने लग जाते हैं? कम। तो इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन फिर से बोलो क्या हो जाती है? वीक। इस कारण से मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है बोलो? गिर जाता है। शुरू में बढ़ता क्यों है समझ में आ गया, बाद में फिर से घटता क्यों है समझ में आ गया? नहीं आया सर समझ में। देखो वही बात आती है अब यहाँ, यही तो डी ब्लॉक चैप्टर है, पंगा ही तो डी ब्लॉक चैप्टर में ये है कि आप लोग, हाँ यही देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहां पर आके डिफिकल्ट होती है। देखो भाई सुनो, हम नहीं कर सकते इसका कुछ भी भाई। हम लोग क्या करते हैं सुनो, देखो अब देखो यार, ऐसा है 100 लोगों में से 99 लोग जैसा बिहेव कर रहे हैं, हम उनका ट्रेंड वैसा ही मानेंगे। किसी एक को बोल देंगे ये बस इनके जैसा नहीं है, थोड़ा सा कुछ हटके है, लेकिन जनरल बात तो हम वैसे ही करेंगे ना। तो ये एलिमेंट सारे ऐसा ही करते हैं, उसके पीछे का एक जनरल रीजन पढ़ लेते हैं और बोल देते हैं कि मैग्नीज और टैंटम जो है ना वो थोड़ा सा अलग बिहेव करता है और मिडल में जाके मैक्सिमम नहीं मिलता, लिखा हुआ है मैंने इसमें। लेकिन दूसरी बात वो भी सुनो, क्या सर इस एक्सेप्शन पे हमें परेशान करेगा एग्जाम के अंदर? तो भैया हम इतने साल से पढ़ा रहे हैं, हम देखते हैं सीबीएसई ये वाली चीजें नहीं पूछती एक्सेप्शन में, कुछ और बातें हैं उसके बाद पूछने के लिए। वो ऐसे नहीं पूछती, वो रटवाने वाले क्वेश्चन नहीं पूछती बच्चों से कि बिल्कुल ये रट्टू तोता बन के आए घर से कि मैग्नीज वाला नहीं होता बाकी सब होता है। वो आपसे जनरल चीजों पे बात करेगा हमेशा। वो आपसे पूछेगा कि मेल्टिंग पॉइंट बताइए कहां पर मैक्सिमम होता है, एक्सट्रीम लेफ्ट पे, एक्सट्रीम राइट पे, मिडल ऑफ द सीरीज में। आप बोलेंगे मिडल ऑफ द सीरीज में, ऐसे बोलेंगे। Why the melting point is maximum at the middle of the every series? क्यों हर सीरीज के बीच में ही मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम हुआ? तो आप बोलेंगे since the unpaired electron in at the middle of the every series is maximum, and since the unpaired electron is maximum, that is why the interatomic interaction between the atoms is very strong, and that is why their melting point is high. नहीं आई बात समझ में? इसी क्वेश्चन को उल्टा करते हैं, कहते हैं व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्सट्रीम एंड एलिमेंट्स ऑफ द सीरीज आर वेरी लो। क्यों एक्सट्रीम एंड में जो एलिमेंट्स बैठे, एक्सट्रीम एंड्स होते हैं लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड, इधर वालों के मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों है? तो आप क्या बोलोगे? सिंस द एक्सट्रीम एंड एलिमेंट्स हैव वेरी लेसर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। वेरी लेसर नंबर क्यों सर? इनके पास इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है, उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो है बट पेयर हो गए, इसलिए सर उनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है। And since they have a lesser number of unpaired electron, so that is why they have a lesser interatomic interaction, and that is why their interaction is very lesser, या बोल सकते हैं इंटरेक्शन उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम ही होगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पक्की बात है? सचिन इस क्वेश्चन का आंसर बता अपने शब्दों में। Why melting point is maximum, रुक जाओ उसको बताऊं। Why melting point is maximum in middle of every D series elements? हाँ भाई बताओ जरा, उससे क्या होगा? नहीं ऐसा तो नहीं बताया मैंने। क्यों? कैसे होगी इंटर? शुरू से बता, शुरू से बता।
और फिर ये दोस्त मदद नहीं करेंगे पेपर में। पेपर में तेरे को खुद ही करना पड़ेगा। पढ़ाते वक्त तो करता रहता है कुछ 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 हैं, गुनगुनाता रहेगा। क्या कारण है भाई? हर्ष तुम बताओ। Why the melting point is maximum in middle of every series? Why this graph is formed like this? हर एक सीरीज के बीच में मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल टॉप पे है और फिर मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है यार। बोलो यार, बता भाई हर्षित। हाँ तू ही हर्षित है भाई। बीच वालों की क्या बात है। बता भाई दक्ष, क्यों ज्यादा होगी? ज्यादा होंगे तो कौन बच्चा बताएगा? बता भाई गीतांजलि। अच्छा लेकिन एक बात है ना, जैसे 3D8 है, उसके पास तो 8 होने चाहिए, उसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसकी इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन ज्यादा क्यों नहीं है? भाई इसको बता दो। अभी मेरी मर्जी भी चलेगी, रुक तो बेटा बता। उधर इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। देखिए यार, देखो आप लोग थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, तभी आप लोग ना बोर्ड में आए हुए क्वेश्चंस को पकड़ पाओगे। सीबीएसई को ना बच्चों की नब्ज पता होती है कहां फंसाना है, ठीक है? और आप लोग अगर ऐसे मस्ती मस्ती में करोगे ना तो वो चीजें फंसेंगी। आप लोग बाद में पता मुझे क्या कहोगे कि सर डी ब्लॉक चैप्टर बहुत मुश्किल है, फाइनेंस से एक बार और करा दो। मैं करवा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कराने तो मुझे सारे चैप्टर दोबारा है। मैं दोबारा रिवाइज कराता हूँ सारे के सारे, क्योंकि हमारे पास हम 7वां चैप्टर कर रहे हैं। इतना आपको आइडिया लग गया होगा, जब हम 7 चैप्टर एक बहुत स्लो स्पीड के साथ करते हुए आ रहे हैं तब खत्म होने वाले हैं, तो उस समय तो रिवीजन टाइम पे तो हम अलग ही उसमें होते हैं, अलग ही स्पीड में होते हैं और सब समझ में आता है उसमें भी। तो आराम से दोबारा से सारे चैप्टर हो जाएंगे विद एक्सरसाइजेस। लेकिन अगर एक बार तुम्हें आता होगा, सोचो ना तुमने एक बार ही ढंग से सीख लिया, सेकंड टाइम दोबारा जब सिखाया जाएगा कितना बढ़िया हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में इतना टच थोड़ा ना महसूस हो रहा होगा जितना सेकंड टाइम में टच महसूस होगा। इसलिए पहली बार अच्छे सीख जाओ आप लोग, मस्ती वस्ती छोड़ दो। आप खुद नहीं जानते कि आप मेहनत कर दोगे ना तो कितना अच्छा स्कोर कर लोगे। आपको खुद अपना पोटेंशियल नहीं अंदाजा किसी को। तू भी वैसा ही है। और तू भी ऐसा ही है। तेरे ऐसे बच्चे होते हैं, तेरे से बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है, लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो बाद में वो इस चीज को दुख मनाते हैं कि मैं बहुत ज्यादा डिजर्व करता था, लेकिन सर मैंने ना सुनी नहीं, उसमें आपकी बातें आप बोलते रहते थे। तुम्हें बाल बच्चे पालने में पैसे की कमी चल रही, क्या करना है तेरे पास? बच्चे के लिए दूध की बोतल लेके जानी है, डायपर लेके जाना है, क्या करना है तेरे को? हैं? क्या करना है? तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है? तुम्हारे को पढ़ना ही तो है ना। घर वालों के पैसों का दबाव बना रखा किसी के ऊपर कि पैसे भी कमा के ला भाई, पढ़ाई भी कर। अजीब है यार। ओए क्लास, ऐसे मत करो यार। अनुराग, मैंने एक बात बोली है, देखो थ्योरेटिकल चैप्टर है, आप लोगों को साइलेंस रहना, मेंटेन रखना पड़ेगा क्लास में, तब बात बनेगी। सो क्लास, ऐसा क्यों है कि किसी भी सीरीज के मिडल में ही मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है? तो मैं एक सिंपल सा फंडा बता रहा हूं। सर स्कैंडियम के पास है एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, और जब एक स्कैंडियम के पास एक अनपेड है तो दूसरे बगल वाले स्कैंडियम के पास भी तो कितना होगा? एक ना। तीसरे स्कैंडियम के पास भी तो कितना होगा? एक ना, क्योंकि पूरा स्कैंडियम का सॉलिड है। तो एक स्कैंडियम का अनपेड दूसरे स्कैंडियम के अनपेड से ऐसे बॉन्डिंग करेगा, इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन। टाइटेनियम के बाद 3D2 है, 2 अनपेड, बगल वाले के पास भी 2 अनपेड, बहुत बढ़िया, अच्छी इंटरेक्शन होगी। 3D3 3D3 हो गया, 3D4 3D4 और 4 की इंटरेक्शन, 3D5 3D5 और ऐसे। लेकिन 3D6 पे आके 6 इलेक्ट्रॉन अनपेड नहीं होते, 4 बचते हैं। 3D7 में बस 3 बचेंगे और इंटरेक्शन कम जाएगी, 3 3 ऐसे, फिर 2 2 हो जाएंगे, फिर 1 1 हो जाएगा, फिर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप एक बार वो पढ़ो नोट्स में, उसमें क्या लिखा,
सारे एलिमेंट हार्ड है, जिंक, कैडमियम, मरकरी हार्ड नहीं है। अब रीजन दे दो मुझे इस चीज का, रीजन दे दो मुझे इस चीज का, व्हाई जिंक, कैडमियम, मरकरी आर नॉट हार्ड? क्योंकि सर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन, और अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं तो एक जिंक दूसरे जिंक से किसी भी इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन में नहीं आया समझ में। अरे भैया एक जिंक के पास कोई अनपेड नहीं इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले के पास भी नहीं है, तो इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन नहीं है, तो मेल्टिंग पॉइंट बोलो क्या होगा, लो होगा, हार्ड नहीं होगी सर एलिमेंट्स। समझ में आया? हाँ, क्यों जिंक, कैडमियम, मरकरी, मरकरी क्यों लिक्विड स्टेट में मिल रहा है आप लोगों को, इजीली मेल्ट हो जा रहा है ना, क्योंकि इंटरेक्शन नहीं है। नहीं आया समझ में? तो हम लोग क्या बोलेंगे क्लास, देखो रटने वाली बातें आप बोल सकते हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं इसको समझेंगे ना तो कुछ नहीं रटने जैसा है। तो मुझे तुम सब बच्चे बताओ क्या बोलोगे, व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट इज मैक्सिमम इन द मिडल ऑफ एवरी सीरीज एलिमेंट्स, बोलो क्या बोलोगे, एवरी डी सीरीज एलिमेंट्स। तो बोलेंगे द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम देखो सेम नहीं होता है, अलग होता है, थोड़ा सा साइज की वजह से भी फर्क पड़ता है, इसीलिए मैंने अलग बनाया। हम सिर्फ एक सीरीज का ट्रेंड पढ़ सकते हैं, दूसरी का भी वैसे ही चलता है, और इनको कंपेयर नहीं कर सकते, इनका ज्यादा होता है ऊपर वाला। देखो मैंने बनाया 3D का 4D और 4D 5D ऊपर है, तो उनका ज्यादा होता है। सो द नंबर ऑफ द अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम एट द मिडल ऑफ सीरीज एंड हेंस देयर इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन between atoms is very strong and hence क्लास। अब सुनिए, उसके पास क्वेश्चन बनाने के तरीके बहुत हैं, और आपको समझना है कि वो हर बार मुझसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अब ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया, व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट इज मैक्सिमम एट द मिडल ऑफ एवरी सीरीज। अब उसको सेकंड क्वेश्चन सुनो क्या है, अब सबके जवाब मुझे बताते चलना, व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो फॉर एक्सट्रीम एंड एलिमेंट्स, एक्सट्रीम एंड एलिमेंट्स ऑफ एवरी सीरीज, एवरी डी सीरीज। बताओगे भाई? ओ भाई क्यों एक्सट्रीम एंड के एलिमेंट्स की, बच्चों नाजिया सुनिधि, मैंने ये बोला है क्यों एक्सट्रीम एंड के एलिमेंट्स की मेल्टिंग पॉइंट कम है, जवाब वही है, एक्सट्रीम वालों के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन कम है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। चलिए सेकंड उसका सवाल क्या बनेगा, व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट वेरी हार्ड, नॉट वेरी हार्ड और हैव वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, और क्यों उनका मेल्टिंग पॉइंट लो है, सेम एज अबव, since they don't have any unpaired electron, so don't have any strong interatomic interaction, and that is why their melting point is very low. यही डी ब्लॉक को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका, कॉन्सेप्ट पढ़ो, उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्या क्या बन सकता है अपने आप क्लियर आइडिया लग जाएगा आप लोगों को। क्लियर हो गया? इसके बाद और सुनो बच्चों, एक चीज और होती है इसके नीचे, एक चीज होती है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये आपने पढ़ा होगा 11th क्लास की थर्मोडायनेमिक्स में। इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये होता है बच्चों, सुनो जरा, इसके नाम में छिपा हुआ है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ओ बच्चों इसके नाम में छिपा हुआ है, इंथैल्पी मतलब कितनी हीट लगेगी उसको एटमाइज करने में, एटमाइज मतलब उसके एटम्स में ब्रेक करने में। अगर तुम किसी गैस की मुझसे इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पूछ रहे हो तो मतलब ये होता है जैसे कि H2 गैस है तो मैं उसको तोड़ दूंगा और 2 हाइड्रोजन के एटम्स बना दूंगा। किसी भी H2 के मॉलिक्यूल को उसके दोनों एटम्स में बखेर देने में जो एनर्जी लगेगी वो उसकी इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है। बट व्हाट डज मीन बाय द इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ सॉलिड्स ना, सॉलिड्स की इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई कॉपर सॉलिड है, कॉपर बोलो क्या है? सॉलिड है। अभी कॉपर सॉलिड का मतलब है मेरे पास ऐसा क्रिस्टल है सॉलिड का, और इसका इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब ये है कि मुझे बताओ जरा क्या ये सारे एटम्स अलग अलग हो रखे? नहीं सर, इनके बीच में इंटरेक्शन है। तो जैसे मेल्टिंग पॉइंट करने में, मेल्ट करने पे क्या होता है, इनकी इंटरेक्शन खत्म कर देते हैं एक तरीके से, होता है कि नहीं होता, इनको तोड़ देते हैं, अलग अलग कर देते हैं इनको। तो वही होती है इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, कि जो मेरे पास कॉपर का सॉलिड क्रिस्टल है, मैं कितनी हीट दूं अपने कॉपर के क्रिस्टल को कि वो अपनी गैसियस फेस में आ जाए। कौन सी फेस में आ जाए बोलो? गैसियस फेस में, मतलब बिल्कुल अलग हो जाए। और मान के चलते गैसेस में इंटरेक्शन नहीं बचती है, हम ये बहुत मान के बहुत कम इंटरेक्शन बचती है। मींस किस, अब कहोगे सर ये तो बिल्कुल वही लग रहा है, ये सेम चीज आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ी थी। मैं बता देता हूं इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब क्या है। जो मेल्टिंग पॉइंट का काम है, आप मान के चले कि इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बिल्कुल वैसा ही है,
बस थोड़ा सा फर्क इस चीज का आया था कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में हम चीजों को बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं, दूर दूर कर देते हैं। मतलब कोई भी, मुझे बताइए, मान लो किसकी चीज है ब्रो, कॉपर की बनी हुई चीज है, इसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में कैसे कैलकुलेट करूंगा? जितनी हीट देने पर, जितनी हीट देने पर इसके सारे एटम्स टुकड़ों में बिखर जाएं और ऐसे अलग अलग हो जाएंगे ऐसे स्पेस में, जितनी हीट लगेगी वो बोलो क्या है? एंथैल्पी ऑफ। अब तुम मुझे बताओ एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किनकी मैक्सिमम होगी? किनके एटम्स को अलग अलग करना मुश्किल है? बीच वालों को। फिर बीच वाले एलिमेंट्स को मानते हो कि नहीं मानते? आशीष नहीं आ रहा बात समझ में? भाई जिसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या? जिन एटम्स को अलग करने में दिक्कत आ रही है उन्हीं को तो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा होगा, क्योंकि उनके एटम्स को अलग करने में क्या आएगी? दिक्कत आएगी। मींस सेम ट्रेंड जो मेल्टिंग पॉइंट का फॉलो होता है वही सेम ट्रेंड किसके लिए फॉलो होता है? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के। तो हमें ज्यादा कुछ अलग पढ़ना नहीं पड़ा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट में भी आप एटम्स को अलग करते हैं और एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में भी एटम को अलग अलग करते हैं। तो फिर सेम सवाल बनता है, व्हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज मैक्सिमम फॉर, व्हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज मैक्सिमम फॉर, is maximum at the middle of every D series। अब मेरे को नहीं लगता कि मेरे को अब ज्यादा बात करनी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट यहां पर कैसा ट्रेंड फॉलो करेंगे? सेम। जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है इसका मतलब उसके एटम्स को अलग करने में हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, इसका मतलब उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बोलो क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फॉलोज द सेम ट्रेंड। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अरे बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता यार? जिनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा उनका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी क्या होगा? फर्क क्या है सर? मेल्टिंग पॉइंट में बस हम उनको अलग करके लिक्विड स्टेट में छोड़ देते हैं, इसमें अलग करके बिल्कुल गैसेस तक लेके जाते हैं, लेकिन ये ज्यादा है तो ये भी ज्यादा ही होगा। समझ नहीं आया सर? पक्की बात है? तो मुझे तुम ये बताओ, क्वेश्चन समझ में आ गए? सब बच्चे वापस आ जाओ बुकलेट पे, बुकलेट निकालो जल्दी से। बोलो भाई, शुरू से पढ़ूंगा फिर से। कहां से? इस पहले पैराग्राफ, फिजिकल प्रॉपर्टी वाले पैराग्राफ में जहां पर एरो बना हुआ है वहां से पढ़ रहा हूं, जहां पर एरो बना हुआ है वहां से पढ़ रहा हूं। सब बच्चे बिल्कुल साइलेंस रखेंगे, मैं बोलूंगा। देखो क्या बोलता है, अब सारा का सारा पढ़ूंगा लास्ट तक। द ट्रांजिशन मेटल एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम, मर्करी आर वेरी हार्ड एंड हैव a low volatility. Their melting and boiling point are high. In any row, important line, in any row, the melting point of these metals rise to a maximum at D5, except for the anomalous value of the magnesium tungsten and fall regularly as atomic number increases. बता दिया ना उसने वाला पॉइंट जहां पर वो दिक्कत कर रहा है, बाकी सब में वो सही चल रहा है। आगे क्या बोलता है? The maxima at about the middle of each series indicates that, important line, the maxima at about the middle of each series indicates that one unpaired electron per d orbital is favorable for the strong interatomic interaction। हर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन एक इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन के लिए फेवरेबल होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और नीचे क्या लिखते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन में? सब बच्चे लगातार पढ़ते चलेंगे इसको। इट आल्सो फॉलोज द सेम ट्रेंड एज मेल्टिंग पॉइंट। और ये कैसा ट्रेंड फॉलो करता है? सेम मेल्टिंग पॉइंट वाला ट्रेंड फॉलो करता है। सिंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल, मेटल विद द वेरी हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन टेंड टू बी नोबल इन देयर नेचर। अब ये क्या बोल दिया यार इसने? देखो भाई, मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी बात करूंगा, लेकिन मैं पहले आपको नीचे वाली लाइन पढ़ा दूं सारी की सारी, ठीक है? पहले इस बारे में बात करूंगा, बीच में क्या बोला उसने। कह रहा है, नोट ड्यू टू द हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन टू द सेकंड एंड थर्ड सीरीज, इट इज रीजन बिहाइंड अकरेंस ऑफ द मच मोर फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग इन द कंपाउंड्स ऑफ द हैवी ट्रांजिशन मेटल्स। कह रहा है जनरली ऊपर वाले जो हैं आयरन, आयरन बड़ा रिजिड क्यों है? क्योंकि बड़ी अच्छी इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन बन रही है उसके बीच में, है ना? तो मेटल मेटल फ्रीक्वेंटली बॉन्ड बनाते हैं जो बीच वाले एलिमेंट्स होते हैं। आइए क्या बोलता है नीचे वाला जो एरो करके दिया हुआ है ना, ये सबसे स्पेशल लाइन है इस टॉपिक की। मोर नंबर ऑफ, ये स्पेशल लाइन है, इसी पे ध्यान देना है। किसी वक्त ध्यान छोड़ देते हो बिल्कुल, मैं बोलता हूँ इससे इंपॉर्टेंट है, कहता है अब नहीं पढ़ना बिल्कुल, तभी ध्यान देना बिल्कुल छोड़ देते। मैंने देखिए, मोर नंबर ऑफ वैलेंस अनपेड इलेक्ट्रॉन मींस दे हैव अ stronger interatomic interaction and hence stronger bonding and hence high value of enthalpy of atomization या high value of melting। नहीं आई बात समझ? तो भाई मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता देता हूं, बीच में एक लाइन लिखी हुई आई थी कि enthalpy of atomization एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी की भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताने के लिए। अपना जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर था उसमें तुमने ई नोट पढ़ा था। डिटेल में बात नहीं करूंगा इसकी, भी डिटेल में बात इसकी करूंगा जब इस चैप्टर में बीच में इस्तेमाल होगा ई नोट। इसके 4-5 पन्ने पलटोगे ना, वहां पर ई नोट्स के बारे में कुछ दिया हुआ है, मैं वहां इसकी बहुत अच्छी से डिटेल में बात करूंगा आप लोगों से, वहां दिया हुआ है। लेकिन ई नोट बताओ, कुछ का नेगेटिव था, कुछ का बोलो क्या था? आपको इनसे ये नहीं पता लगता था कि कौन इलेक्ट्रॉन लॉस कर लेगा, कौन इलेक्ट्रॉन गेन कर देगा? नेगेटिव वाले जल्दी इलेक्ट्रॉन देते हैं, पॉजिटिव वाले जल्दी इलेक्ट्रॉन। देखिए किसी की भी जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है ना, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो चीज रिएक्टिव होगी कि नहीं होगी। सुनना अच्छे से,
अगर कोई चीज अपने क्रिस्टल से ही नहीं बाहर आ पा रही है, वो एटॉमिक फॉर्म में आ ही नहीं पा रही है, सोचिए ना, उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज्यादा है, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, वो अलग ही नहीं हो पा रहा अपने क्रिस्टल से, तो क्या वो रिएक्ट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वो क्या कहना चाह रहा है, अभी से इतनी बात समझेंगे, वो कह रहा है कि जिन एलिमेंट्स की, अनुराग, नितिन, जिन एलिमेंट्स की इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत हाई होती है, वो नेचर में नोबल होते हैं। नेचर में क्या होते हैं? नोबल मतलब क्या? नोबल मतलब कि उतने रिएक्टिव। और इसकी क्या गलत बोला उसने, बताओ जरा। कि अगर किसी की इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज्यादा है, वो टूट ही नहीं पा रहा अपने एटम्स में, तो किससे रिएक्ट करेगा? रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा भाई। रिएक्ट करने के लिए उसको एटम्स में तो आना पड़ेगा ना, एटम तो रिएक्ट करेगा यहाँ पर। तो कहते हैं कि किसी का अगर इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बहुत हाई है, इसका मतलब नेचर में बोलो क्या होगा, वो नोबल नेचर का होगा, इतनी जल्दी किसी से भी रिएक्ट नहीं करेगा। प्लैटिनम गोल्ड वगैरह से बीच में लाइक कर जाते हैं, नहीं करते इतनी जल्दी किसी से भी रिएक्ट, नोबल होते हैं नेचर में। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? बाद में बात करेंगे इसकी भी, लेकिन अभी आप मुझे बताइए, मेरे को मेन जो मुद्दा समझाना था ना, वो तुम्हें आना चाहिए। जैसे बता रहा हूं वैसे चलेंगे। मेल्टिंग पॉइंट का सीक्वेंस समझ में आ गया, और मेल्टिंग पॉइंट और इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का सीक्वेंस बिल्कुल क्या होगा? सेम होगा। जैसी बात मेल्टिंग पॉइंट के लिए, वैसी बात इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के लिए, बिकॉज इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी यही बोलती है कितनी हीट लगेगी उसको एटम्स में तोड़ देने में, और मेल्टिंग पॉइंट भी ये बोलता है एटम्स को अलग करने में कितनी हीट लगेगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो भैया यहां तक बात समझ में आती है कि नहीं आती आप लोगों को? कोई डाउट है जल्दी से मुझे बताओ भाई, अरे बोलो भाई। हाँ, ये थोड़ा यहाँ पर एक्सेप्शन आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, अगले पेज पे क्वेश्चन दिया हुआ, कौन बताएगा इसका आंसर क्या है? अगले पेज पे क्वेश्चन है, पढ़ो। इन द सीरीज स्कैंडियम टू जिंक द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ जिंक इज लोएस्ट। क्यों बच्चों जिंक की इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे लोएस्ट है? बादल, जिंक की इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे लोएस्ट है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सिंस जिंक डज नॉट हैव एनी अनपेड इलेक्ट्रॉन, सो देयर इज नो इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन एंड हेंस देयर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज वेरी लो। अब देख रहे हो सभी क्वेश्चंस के आंसर एक जैसे बनते जा रहे हैं। अगर आपको ट्रेंड पता होगा ना तो आप लोग कर जाओगे। तो बोलो क्या बोलोगे? एक क्वेश्चन कौन सा है? हाँ, इन द सीरीज स्कैंडियम टू जिंक, in the series scandium to zinc, the enthalpy of अच्छा इसका मतलब क्या है? 126 किलो जूल पर मोल, मतलब उसके एक मोल एटम्स को सेपरेट करने में, बिल्कुल उसको अलग अलग कर देने में 126 किलो जूल की एनर्जी लगती है, और ये सबसे कम है। तो जिंक की सबसे कम क्यों? बोलो क्या बोलोगे आंसर? क्या बोलोगे? बोलो। सिंस जिंक हैज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन and hence no interatomic interaction and hence lower enthalpy of atomization। ओ भाई समझ में आया कुछ या नहीं आया? पक्का? तो देखो ज्यादा नहीं करी चीजें, मुझे वैसे लेंथरन कॉन्ट्रैक्शन भी कराना था आज तुम लोगों को, लेकिन टाइम निकल गया यार। चलो मुझे ये बताओ क्या क्या चीजें, देखो जितने क्वेश्चन मैं अभी बोलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में सारे मेरे को चाहिए भैया। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन, सवाल बोलूंगा आपको जवाब देना है भाई, ठीक है। अभी आज नया टॉपिक नहीं कराऊंगा, लेंथरन कॉन्ट्रैक्शन टाइम लगता है उसमें। पहला सवाल मेरा ये है कि व्हाई जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। Since zinc, cadmium, mercury have completely filled d orbitals and that is why they do not consider as a transition element। यही वो अलग अलग तरीके से पूछता है, why scandium is a transition, zinc is not a transition। तो बोलेंगे scandium has a partially filled d orbital, that is why it is a transition, but zinc has a fulfilled configuration, that is why it is not a transition element। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो पहला वाला तो था ट्रांजिशन एलिमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, ये पहला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। क्लियर हुआ? सेकंड, आज मैंने तुम्हें कितने, आपको लग रहा है मैंने 6-7 क्वेश्चन कराए? मैंने 3 क्वेश्चन कराए बस। 3 कैसे? एक करवाया ट्रांजिशन पे, एक करवाया मेल्टिंग पॉइंट पे, और एक करवाया एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। वो मैंने एक ही तरह के क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछा है, ऐसे नहीं कराऊंगा 20 के। आज तो कहोगे तुम 7 तो आज ही हो गए, 7 नहीं हुए, आज कितने हुए? 3 हुए। उसी 3 को वैरायटी वैरायटी करके पूछेगा वो आप लोगों से। पहला क्वेश्चन क्या हुआ? ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कौन कौन से होते हैं?
तो पार्शियली फिल्ड वाले होते हैं और फुलफिल्ड वाले नहीं होते हैं। चलो दूसरी बात, क्वेश्चन क्या पूछी, क्यों किसी भी सीरीज के मिडल में ही आके मेल्टिंग पॉइंट मैक्सिमम होगा? तो आप बोलेंगे क्योंकि बीच में आने पर जो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी सीरीज के अंदर वो सबसे ज्यादा होते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन, एंड दैट इज व्हाई दे हैव अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि क्यों बताओ एक्सट्रीम एंड पे मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो यार सेम ही तो सवाल है ना, कि एक्सट्रीम एंड पे नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इस कारण से इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन कम होती है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। फिर यही बोलते हैं कि जिंक, कैडमियम, मरकरी सॉफ्ट क्यों है भाई, हार्ड क्यों नहीं है? फिर वही जवाब है सर, इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इनके पास इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट कम है। तो मैं इसको अलग क्वेश्चन थोड़ा काउंट करूंगा, क्वेश्चन क्या काउंट करूंगा, एक ही क्वेश्चन काउंट करूंगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं? सबका आंसर क्या होगा, सेम होगा, सेम तरीके से होगा, है ना, चीज वही होगी। तो आपका मेल्टिंग पॉइंट आ गया। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल कौन सा है बोलो, why the enthalpy of atomization is maximum at the middle of the series, why the enthalpy of atomization is lowest for the end elements, why the enthalpy of atomization is lowest for the zinc in their respective group, in their respective series। अपनी सीरीज में जिंक की ही सबसे लोवेस्ट क्यों है? क्योंकि जिंक के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इंटरएटॉमिक इंटरेक्शन नहीं है, इसलिए एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कम होगी। क्योंकि सर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन और मेल्टिंग पॉइंट सेम ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं। तो मुझे जैसे तुम लोगों को 15 से 20 क्वेश्चन कराने, आज से 3 हुए। क्लियर हो रहा है? ऐसे जब हम 20 क्वेश्चन बना लेंगे ना, तब हम कहेंगे कि हमें पूरा डी ब्लॉक आता है, और फिर उन 20 से बाहर नहीं आता। मैं हर बार बताता हूँ बच्चों को, ये 20 क्वेश्चन कर लो आप लोग, जिसका कुछ मत करना, डी ब्लॉक में सारे क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम के। ये 20 और क्या, K2Cr2O7 और KMnO4। उसके बाद हम बात करेंगे कि देखना कुछ आता ही नहीं। तो मुझे तुम ये बताओ, ए सुन लो पहले, नेक्स्ट क्लास इन 3 क्वेश्चन या इन 3 से रिलेटेड जो मैं बातें कर रहा हूं, मैं कोई से भी चीज आपसे पूछ सकता हूं, आपको टिप्स में आनी चाहिए नेक्स्ट क्लास में। और 3 में से 2 का आंसर तो यार एक जैसे चल रहे हैं। क्लियर हो जाएगा? चलो जाओ।